हेलो हेलो। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग सर। तो आज ईद है, ईद के चक्कर में काफ़ी लोग नहीं ज्वाइन करेंगे लगता है। हमें नहीं पता था, हम 24 के हिसाब से हमने लिख दिया था ग्रुप में। एनीवे इट्स नॉट लाइव, ये फेस टू फेस क्लास नहीं है, जो ज्वाइन कर सकते हैं कर लें। और कोई? 5 मिनट वेट कर लीजिए सर। हाँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब लिख दिया है तो कुछ देखते हैं, कुछ बच्चे तो ज्वाइन करेंगे। मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि एक्चुअली संडे के हिसाब से क्लास था। आज स्क्रीन शेयरिंग के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल लेक्चर ही मैं दूंगा और इसका नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है? बिकॉज ये थ्योरी पार्ट है और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी सर। जस्ट थ्योरी दूंगा और इसका नोट्स दे दूंगा, इसलिए किसी को नुकसान नहीं होगा। जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे वो उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मैं नोट्स दे के ग्रुप में भी डाल दूंगा और उसको ये कर देंगे, वेबसाइट पे भी डाल देंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे पब्लिक चॉइस थ्योरी। आप लोगों का सीसी EC1 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ही है, एक बुचनन्स थ्योरी है। बुचनन्स थ्योरी में देखिएगा, बुचनन्स थ्योरी, बुचनन जो है थे एक इकोनॉमिस्ट थे और जेम्स बुचनन, और इन्होंने ही एक पब्लिक चॉइस थ्योरी दिया था। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी होता क्या है सुनिए। पब्लिक चॉइस थ्योरी इज ए बॉडी ऑफ थ्योरी, एक थ्योरी का प्रकार है, इज ए बॉडी ऑफ थ्योरी डेवलप्ड बाय जेम्स बुचनन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछता है बेटा, ध्यान से लिख लेना। पब्लिक चॉइस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय जेम्स बुचनन, ठीक है? एंड फर्दर क्या है, फर्दर गॉर्डन टुलॉक टू ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ पब्लिक डिसीजंस आर मेड। पब्लिक चॉइस थ्योरी बेसिकली ये है कि हाउ पब्लिक चॉइस आर मेड, पब्लिक कैसे चॉइस लेती है, डिसीजंस कैसे लेती है। एंड इट इन्वॉल्व्स द इंटरएक्शन ऑफ द वोटिंग पब्लिक। पब्लिक जब वोट करती है तो किस तरह से डिसीजंस लेती है, बेसिकली उससे कनेक्टेड है ये थ्योरी। तो कंप्लीट सेंटेंस इज दैट इट इन्वॉल्व्स द इंटरएक्शन ऑफ द वोटिंग पब्लिक, द पॉलिटिशियंस, द ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज। हर जगह इलेक्शंस होते हैं। एंड देयर आर सेवरल सेगमेंट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज दैट irrationality of voting for the individual, irrationality, अविवेकशीलता, irrationality of voting of the public for the public। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स के साथ बता रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड इन द हिंदी आल्सो, यू नीड नॉट टू वरी। अभिषेक हैज ज्वाइंड। यस, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। ओके, ही ज्वाइनिंग। तो अब ध्यान से सुनो, कंसीडर अ बेनिफिट कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ वोटिंग एंड नॉन वोटिंग मेड बाय एन इंडिविजुअल। क्या कॉस्ट कंपैरिजन करो, अगर वोट करते हो और वोट नहीं करते हो तो क्या डिफरेंस होता है। द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन मे मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस फॉर इंडिविजुअल।
आप वोटिंग किया नहीं किया तो व्हाट विल बी द आउटकम? ओके, outcome of the voting may be significant for difference for individual A. Let us say that R is in the money value of the benefit to individual of the election coming out favorable to A, but the election outcome, favorable or unfavorable, is most likely to occur regardless of whether A votes or not. The only time it would make a difference is if the election was decided by one vote. Let P be the probability of all the other voters besides A being equally divided. P is likely to be a very small number. The expected benefit for A of voting is then the product of the benefit of a favorable result times the probability of the voting being tied without A's vote. Sometimes what happens कि we say कि हम वोट करेंगे नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि उसका मॉनेटरी बेनिफिट हमें मिलता है. तो इसी से रिलेटेड ये पूरा जो लेक्चर हमने अभी दिया. एंड ऑन द कॉस्ट साइड देयर इज द टाइम एंड ट्रबल ऑफ गोइंग टू द पोल्स. Additionally, in many elections, there is the cost of becoming informed about the issues or candidates. Let us assume that the total cost of voting is C. Economic rationality then dictates that individual A votes only if RP is greater than C. In election for political office, candidates are usually driven to a centrist position, so there is no likely to be a great deal of difference in the consequences for any voter of one candidate being elected rather than another. In other words, B probably will not be a large amount since P is likely to be very small quantity. The expected gain from voting is likely to be small. It is therefore not surprising that the voter turnout for elections is very low. Public choice theorists then interpret the voting that does occur as evidence of irrationality of the public. There is an alternate explanation. Institutional economists holds the people generally do not make benefit cost comparison for their choices. Instead, the institutional economics hold that people's choice about what they eat, how they dress, and so forth are dictated by their culture. This also applies to the voting behavior. Our culture says that it is good thing to vote and we therefore vote. Probably microeconomics and institutionalist economics are partially right. There is probably a tug of war between individual choice, individual selfishness, and culturally prescribed behavior. पूरी बात समझ में आई इसमें मैंने जो कहा कि वोट करना वोट नहीं करना ये जो है उसका हम एनालिसिस करके डिसीजन नहीं लेते हैं कि इसका क्या कॉस्ट होगा, कितना क्या बेनिफिट है, इसके नहीं करने से क्या नुकसान है. रेदर हम क्या करते हैं कि वोट करना चाहिए. वी हैव बीन टॉट कि वोट करना चाहिए इसलिए हम वोट करते हैं. ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें ये कपड़ा पहनना चाहिए, हमें ये कल्चर फॉलो करना चाहिए जिससे हमें है, उसी तरह से हमारे वोट करना चाहिए इसलिए हम वोट करते हैं, उसका एनालिसिस करके नहीं करते. उसी का एग्जांपल दिया हुआ था कि अगर ए वोट नहीं करता है और जब रिजल्ट आता है तो ए इज बेनिफिटेड. ए पूरे पॉपुलेशन में ए का जो ए का कंट्रीब्यूशन है, ए का जो भाग है वो बहुत नगण्य है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका बेनिफिट मिलता है उस वोट का. अदर्स ने वोट किया, बेनिफिट उसको मिला. तो और समटाइम्स ये होता है कि उसने वोट नहीं किया और अदर्स ने वोट किया और ऐसा रिजल्ट आया कि उसके अगेंस्ट भी जा सकता है. तो वोटिंग करने से पहले कॉस्ट एनालिसिस करना चाहिए. और ये स्टडी करके बताया गया है कि इन जो आदमी जो होता है वो आदमी के सेल्फिशनेस जो होता है और उसके जो प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर्स है उसमें एक लड़ाई चलती रहती है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक है, तो अब आता है कि व्हाई इलेक्शन इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इलेक्शन. In the elections for candidates, it is often said that voters are forced to vote for the lesser evil.
in a two candidate race that would probably be accurate, but when there is more than two candidates, the strategy is to be forced upon many voters is more complex. In such races, the voter must assess which candidate seems to be greater evil and then vote for the candidate that is most likely to defeat that greater evil candidate. When the greater evil candidate is not likely to win, this may involve voting of a favorite candidate. However, in a close race in which the greater evil candidate has a good chance of winning, the voter may be driven to support a candidate which is not particularly to his or her liking, simply to defeat a worse evil. Perhaps voting for the less evil of the top two candidates probably describes the strategy of the elections. मान लो दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है, तब तो बहुत इजी है डिसीजन लेना, भाई इसको वोट देंगे इसको नहीं देंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट्स दो से ज्यादा है तो हम देखेंगे कि भाई किसका रिकॉर्ड सबसे खराब है, उसको वोट नहीं करना है, जिसका उससे बेहतर रिकॉर्ड है उसको वोट करेंगे। इस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस हमें लेना पड़ता है। अब देन आता है इस तरह से, मतलब बेसिकली इस जेम्स बुचनन ने जो पब्लिक चॉइस थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया, और उस थ्योरी से इन्होंने बेसिकली इलेक्शंस जो है, जो जिसमें हम अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए लॉ मेकर्स बनते हैं, और उनको ये how decisions are made, why elections are important, why is the importance of election, why elections decisions are made by the public, बेसिकली इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है पब्लिक चॉइस थ्योरी में, जो आगे हमने बताया। देन आपका था अभिषेक जी, सुन रहे हैं मुझे? अभिषेक जी